ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो पूछेंगे कि 100 रुपए में क्या खरीदें या फिर 200 रुपए में कौन सा शेयर ठीक रहेगा। भाव कम होने से ऐसे शेयर रिटेल इन्वेस्टर को बहुत पसंद होते हैं, क्योंकि आप कम रकम में भी एक बढ़िया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन किन कंपनियों का बिजनेस दमदार है और भविष्य है उज्जवल, आपकी इसी उलझन को दूर करने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास शो। और अगले आधे घंटे में हम आपका पोर्टफोलियो बनाने में मदद करेंगे और हमारे एक्सपर्ट बताएंगे ऐसी कंपनियां जो भाव में कम है लेकिन ताव में बेजोड़ हैं। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। तो चलिए शुरू करते हैं 200 में दमदार। तो 200 में दमदार इस खास शो में हम वो शेयर जानेंगे जिनका भाव है 200 रुपए से कम और आगे भी ग्रोथ को लेकर संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। आपको रिटर्न बढ़िया कमा के ये कंपनियां दे सकती हैं। ये शेयर अगले आधे घंटे में हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे कि आपको कौन से शेयर खरीदने हैं। पूरा का पूरा आपका पोर्टफोलियो हम बनाएंगे और बढ़िया शेयर बताएंगे, इसकी हम गारंटी आपको जरूर देते हैं। तो चलिए, हमारे साथ आप जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह और मोतीलाल ओसवाल के राहुल शाह से भी हम चर्चा करेंगे और उनके पसंद के 200 रुपए से कम वाले शेयर जानेंगे। गौरांग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 संदेश पर। चर्चा की शुरुआत करने से पहले गौरांग जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए मुझसे तो मिलते हैं बहुत सारे ऐसे लोग टकराते हैं जो पूछते हैं कि कोई शेयर बता दीजिए जो 200 रुपए से कम का हो, 100 रुपए से कम का हो। आपसे भी लोग ऐसे मिलते हैं क्या? हालांकि कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है भाव से और उस शेयर के प्रदर्शन का, बट फिर भी ऐसे लोग तो होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आपका इस शो पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो लगभग रोज ही ऐसे सवाल, हर दिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, और क्योंकि हम निवेशकों को मार्गदर्शन करने की ज्यादा सोच रखते हैं और हम ऐसे क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं जहां पर समझदारी को ध्यान में रखते हुए लोगों का मार्गदर्शन करें, ताकि वो शेयर बाजार एक निवेश का माध्यम सोच करके चले, न कि सट्टा बाजार का माध्यम। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सुबह 9:15 बजे इन्होंने निवेश किया और 3:25 पर उसी दिन दोपहर को उनको निवेश के भाव से 2 गुना भाव चाहिए होता है। तो ये जो विचारधारा है, ये जो सोच है, इसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। और जैसा आपने जिक्र किया कि 200 से कम या 100 रुपए से कम या फिर 50 से कम या फिर इक्का दुक्का आंकड़े वाले शेयर, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी खरीद कंपनी में निवेश कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, और आपके पास निवेश करने के बाद कितना समय दे सकते हैं आप निवेश को, ताकि वो निवेश आगे जाकर के बढ़े। तो ये सब चीजें ध्यान में रख करके आपको निवेश करना चाहिए। और सबसे पहले एक डिस्क्लोजर दे देता हूं आपके दर्शकों के, शेयर बाजार किधर का भी हो, किसी भी देश का हो, सभी जोखिमों के अधीन होता है। स्थानीय संकेतों को लेकर के, अंतरराष्ट्रीय संकेतों को लेकर के जोखिम सभी जगह पर है, और यहाँ पर अश्योर्ड या फिर फिक्स्ड या फिर सेफ रिटर्न नाम की कोई चीज नहीं होती है। गौरांग सर, ये कितना लॉजिकल है? एक आपसे क्विक कमेंट इस पर भी चाहेंगे कि ऐसे प्राइस को देखकर शेयर चुना। एक लॉजिक तो समझ में आता है कि मान लीजिए भाव में अगर कम है तो हम ज्यादा शेयर खरीद पाएंगे, लिक्विड रहेगा, अगर हमें जरूरत लगी तो हम 5-10 शेयर बेच के अपने पैसे रिडीम करके कोई काम कर सकते हैं। अब ये हम शायद पेज इंडस्ट्रीज, एमआरएफ या हनीवेल जैसे शेयरों में नहीं कर सकते। इसके अलावा कोई और लॉजिक समझ में आता है आपको भाव देखकर शेयर खरीदना? देखिए, शेयर बाजार में एक बहुत पुरानी कहावत है, और शेयर बाजार के एक दिग्गज हुआ करते थे, वो हमेशा कहते थे भाव भगवान है, और शेयर बाजार में भाव की ज्यादा कीमत करती है लोग, भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती है शेयर बाजार में। तो ये हमेशा अंतर रखिए, आप भाव और भावनाओं के बीच में आप अपने आप को इस तरीके से मत फंसा दीजिए कि आप किसी भी तरह का निर्णय लेने के काबिल न हो। भाव भगवान होता है, और एक कारण अभिषेक ये भी होता है कि कुछ कारण होते हैं कि वो कंपनी के भाव इतने निचले स्तर पर क्यों है, और हो सकता है, और इतिहास गवाह है अभिषेक, लोगों ने सोचा था कि 200 वाला 100 रुपए हो गया, निवेश करते लोगों ने निवेश किया, वो 100 रुपए का दाम 50 रुपया हो गया, वो 50 वाला 25 भी हो गया, और ये हमारे शेयर बाजार में इतिहास है। तो जरूरी नहीं है कि 100 वाला 200 वाला 100 हुआ, 100 वाला 50 हुआ, और 50 वाला 25 वाला 15 भी हो सकता है। ये कारण होते हैं कंपनी के कामकाज को लेकर के, कंपनी की फंडामेंटल्स को लेकर के, कंपनी के कंपटीशन को लेकर के। सबसे बड़ा मुद्दा होता है मैनेजमेंट, और कंपनी क्या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज मुहैया कराती है। ये सब चीजों का आकलन करके थोड़ा बहुत अभ्यास आप भी करें, क्योंकि ये आपकी जीवन की
पूंजी है, ये बचत आपकी है, आपने बहुत मुशक्कत करके ये पैसे बचाए हैं जो आप निवेश करना चाहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक दोपहर को गौरांग शाह ने आपको सुन लिया तो आप जाकर के निवेश करें, सुनिए मगर आप खुद भी अभ्यास कीजिए। ठीक है, तो भाव के साथ साथ बिल्कुल भावनाओं को थोड़ा सा अलग रखिए और बिल्कुल अपने दिल और दिमाग को संतुलन में लाके शेयर बाजार में अपने फैसले लीजिए। लेकिन हम लगातार उन शेयरों की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे जिनके भाव 200 रुपए से कम हैं, और इसमें ज्यादातर आप देखिए सरकारी कंपनियां भर भर के हैं। ओएनजीसी, एनटीपीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गेल, पीएफसी, ये तमाम सरकारी कंपनियां हैं। लेकिन प्राइवेट स्पेस की बात करें तो वहां से भी बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहां के भाव आपको 100 रुपए के आसपास हैं, 200 रुपए से कम के भाव हैं। मसलन टाटा स्टील हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, 150 रुपए के आसपास का है। इंडस टावर 150 के आसपास का है। एबी कैपिटल 166 रुपए के आसपास आ गया है। धीरे धीरे चलते चलते 50 रुपए के आसपास ये शेयर पहुंच गया था। लेकिन इतने इसमें कितना पोटेंशियल है, अब इसको जानेंगे और सीधे सीधे अब शेयर की बात करेंगे और हमारे एक्सपर्ट्स के पसंदीदा शेयर कौन से हैं ये जानेंगे। गौरांग सर, अब पहला शेयर आप बता दीजिए, आपके लिस्ट में कौन सा है, किस तरह का पोटेंशियल देखते हैं, इसके बारे में बताइए आप। तो मैं पहले बात करना चाहूंगा, आपने अभी बताया ऊर्जा सरकारी कंपनियों की, और सरकारी कंपनियों में एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी, काफी लंबे समय से इसकी लिस्टिंग हुई लेकिन दायरे में घूमता है ये शेयर। लेकिन आने वाले 2-3 साल में अभिषेक, जिस तरीके से भारत सरकार ने ऊर्जा उत्पादन करने की बात करी है, और जहां तक मेरी जानकारी है करीबन 370 गीगावाट्स की क्षमता नई खड़ी होगी ऊर्जा उत्पादन में। ये होगी आपकी कन्वेंशनल हाइड्रो, सूर्य और वायु से जो ऊर्जा पैदा होती है, यानी कि सोलार और विंड पावर, यहां पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। और जाहिर है आपको इन सब कंपनियों की जो क्षमता है उसकी जरूरत पड़ेगी, क्षमता विस्तार करनी पड़ेगी। तो एनटीपीसी हमें एक स्टॉक बहुत पसंद आता है। ये कंपनी ऊर्जा उत्पादन में काफी बड़ी कंपनी है, इनके पास ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता है, और हमें लग रहा है कि, और ये क्योंकि सरकारी कंपनी है तो जाहिर है डिविडेंड पे आउट भारत सरकार को मिलता है। आप शेयर धारक है तो आपको भी उतना ही अच्छा डिविडेंड मिल सकता है। एक बहुत ही न्यूनतम लक्ष्य जो हमने निर्धारित किया वो करीबन 195 का है। मौजूदा स्तर मेरे ख्याल से 175 के थोड़ा बहुत ऊपर कामकाज कर रहा है ये स्टॉक। लेकिन ये नहीं है कि ये 195 एक सीमा बन जाती है। जैसे मैंने जिक्र किया, आने वाले 2-3 सालों में अगर ऊर्जा उत्पादन हो की जो क्षमता है वो बढ़ती है, एनटीपीसी उसमें बड़े तौर पर भाग लेता है, तो जाहिर है इनकी आमदनी बढ़ेगी, तो उस समय पर ये लक्ष्य हम और भी ऊपर लेके जाएंगे। पावर स्पेस पर भरोसा है गौरांग को। एनटीपीसी हमने शेयर को चलते हुए देखा भी है, हाल फिलहाल काफी गर्मी रही है इस शेयर में, और यहां से अभी इमीडिएट जो टारगेट है साल भर का 195, उसके ऊपर की भी जर्नी ये तय कर सकता है। राहुल शाह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके एटीएन स्वदेश पर। क्या आपके लिस्ट में भी कोई पावर स्पेस से जुड़ी कोई कंपनियां हैं जहां पर आपको भरोसा है कि और अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे? गुड आफ्टरनून। आई थिंक जिस तरह से हम देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी और कंपनीज के अंदर मेरे ख्याल से देखा जा सकता है। तो मैंने पीएफसी और आरईसी को चुना है, जो मेरे ख्याल से फाइनेंस करते हैं ये सब पावर कंपनीज को। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लास्ट 1 साल के अंदर अच्छे खासे भाव में भी अच्छे खासे बढ़े हैं, और ये कंपनीज मेरे ख्याल से बुक्स रिजल्ट्स भी हम आए थे लास्ट 2 दिन पहले, तो मेरे ख्याल से रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आए हैं। तो बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। 3 टाइम पे 3 के पी में चल रहा है, हाफ टाइम बुक पे 7% डिविडेंड यील्ड दे रहा है, लगातार पे आउट रेशियो हैज बीन वेरी गुड फॉर देम। तो मेरे ख्याल से ये पीएफसी और आरईसी दोनों लिए जा सकते हैं, सस्ता वैल्यूएशन। और मेरे ख्याल से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि स्पेंडिंग ऑन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर्सपेक्टिव जो देख रहा है, तो मेरे ख्याल से दोनों शहरों के अंदर मेरे ख्याल से किया जा सकता है। और आप देखें तो नियर टर्म में इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव साइकिल भी देखें तो काफी सारा हमने देखा है फोकस बाजार में भी पीएसयू पैक पे इन्वेस्टमेंट के थोड़ा गए हैं। तो काफी लास्ट फ्यू डेज में भी हमने देखा है काफी सारे पीएसयू पैक चले हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों शेयर लिए जा सकते हैं, ऐसे मेरी राय रहेगी। ठीक है, राहुल की लिस्ट में भी 2 शेयर पावर स्पेस है, पीएफसी और आरईसी, एक तरह से कॉम्बो भी कहा जाता है, साथ साथ ये शेयर चलते हुए दिखते भी हैं। आरईसी के लिए टारगेट होगा 160 का 6 महीने में, और अगर हम पीएफसी की बात करें तो उसका जो टारगेट है वो है 200 रुपए का, ठीक 200 रुपए का, और इसका भी ड्यूरेशन है 6 महीने का। 6 महीने में दोनों टारगेट आ जाएंगे। लेकिन गौरांग कहते हैं कि इकोनॉमी को अगर तरक्की करनी है तो उसका इंडिकेटर आ जाता है बैंकों से, और हम देख रहे हैं कि अगर हम इंडेक्स को देखेंगे, अगर हम निफ्टी बैंक को देखें तो रिकॉर्ड हाइस पर अगेन ही वो पहुंच गया है। मार्जिनल पॉइंट में वो डिफरेंस रह गया, रिकॉर्ड हाई बनते बनते रह गया। लेकिन अगर हम बैंकों की बात करें तो निर्विवाद रूप से अगर हम सरकारी बैंकों में अगर देखें तो एसबीआई एक विनर है,
हम अब 600 रुपए के स्तर देख रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रॉमिस आज है कि हम 600 नहीं, 400 नहीं, हम 200 रुपए वाला शेयर बताएंगे। तो इस कैटेगरी में आपके हिसाब से कौन सा शेयर पड़ता है? हाँ, तो मैं बात कर रहा था हमारे मित्रों के साथ, आप जो बैंक निफ्टी का जिक्र कर रहे हैं, तो एक कहावत है हिंदी में, हाथी निकल गया लेकिन पूंछ रह गई। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ, हाथी भी निकला, पूंछ भी निकली, लेकिन पूंछ का एक बाल अटक गया था। अभिषेक, बैंक निफ्टी की जो सर्वोच्च स्तर की हम बात कर रहे थे 3-4 दिन पहले। बहरहाल, जो आपका प्रश्न था उस पर आते हैं। सरकारी बैंकों में अभी मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आए। हमारे तो आकलन से थोड़े बहुत बेहतर थे नतीजे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, अभिषेक, कि अगर आप ये सोचकर चल रहे हैं कि भारत नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी, तो वहां पर एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो वित्तीय क्षेत्र को देना पड़ेगा, यानी कि बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र को। जिस स्तर पर कामकाज कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर, हमें काफी अच्छा लगता है। लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। 225 का लक्ष्य, ये भी एक साधारण सा लक्ष्य है अभिषेक। अगर नतीजे बेहतर आए, जो कि हमें उम्मीद है, क्योंकि ऋण की मांग यानी कि क्रेडिट डिमांड जो है वो निरंतर बढ़ रही है, एसेट क्वालिटी में बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार हो रहा है, प्रोविजन नीचे आ रहे हैं और मार्जिन बढ़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है बैंक सेक्टर के लिए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का विकल्प आपके सामने है, निवेश लायक, 225 का लक्ष्य। ठीक है, पिछले साल भर में तकरीबन 85% के रिटर्न दिए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और आगे भी इसकी तेजी यहां से जारी रहेगी। 225 रुपए का लक्ष्य है 1 साल का। ये बैंक ऑफ बड़ौदा, इस पर तमाम हमारे एक्सपर्ट्स का व्यू एक है, और राहुल की लिस्ट में भी बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर है। राहुल जी, आपको कन्विक्शन क्यों है और आप क्या टारगेट सुझाएंगे इस पर? आई थिंक गौरव ने बताया, मेरे ख्याल से आई थिंक पीएसयू बैंक्स के अंदर काफी अच्छे मेरे ख्याल से मोमेंटम बिल्ड हुआ। ये क्वार्टर के नतीजे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिले थे, तो मेरे ख्याल से ऑन ऑल फ्रंट ग्रोथ देखने को मिला है हम लोगों को। तो लग रहा है कि बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन। नंबर 1, एनपीए साइकिल पिक आउट, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है 14% का ग्रोथ का नेक्स्ट ईयर के लिए। तो मेरे ख्याल से रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। जिनको लास्ट कई सालों से हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंक को वैल्यूएशन नहीं मिलता है और सस्ते ही ट्रेड करते हुए देखो, लेकिन बहुत टाइम के बाद हमने देखा है कि बैलेंस शीट क्लीन अप, एनपीए मेरे ख्याल से बहुत ही सस्टेन और लेस देन 1 के नीचे एनपीए भी देखने को मिला है। तो जिस तरह से बुक है, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ता ट्रेड करते हुए देख रहा है। हमें लग रहा है कि वन टाइम बुक ट्रेड होना चाहिए जो फॉरवर्ड से है। तो मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ता लग रहा है। तो 240 का हमको लक्ष्य लग रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ से लेने के लिए, मेरी राय है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए 240 का लक्ष्य। थोड़ा सा लक्ष्य और बढ़ा लीजिए, राहुल ने 15 रुपए और इसमें जोड़ दिए। लेकिन अगर हम प्राइवेट बैंकिंग की बात करें, तो इसमें तो एक से एक दिग्गज हैं। दिक्कत यह है कि 200 के भाव वाले बैंक आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन कोई बैंक है ऐसा गौरांग जिसके भाव 200 के आसपास या उससे कम हो और वहां पर पोटेंशियल ज्यादा हो रिटर्न देने की? देने के लिए तो एक नहीं 2 नाम दे सकते हैं अभिषेक, लेकिन हम सीमित रखते हैं अपने आप को एक नाम तक, फेडरल बैंक। ये दक्षिण भारत स्थापित एक बैंक है, छोटी मझौली बैंक, निजी क्षेत्र की आप कह सकते हैं इसे। लेकिन बहुत ही दमदार कारोबार की रणनीति और बहुत ही सक्षम रूप से इन्होंने अपनी जो शाखाएं यानी कि ब्रांचेस है वो चौतरफा फैलाए हैं भारतवर्ष में, और उसका एक बहुत बड़ा योगदान आपको बैलेंस शीट पर आते हुए देखा है। तो फेडरल बैंक पर हमारी खरीदारी की राय है। लेकिन एक ही है, जो भी राय हम अभी दे रहे हैं अभिषेक आपके दर्शकों को, मेरी एक नम्र विनती होगी कि ये जो भी विकल्प है, जैसे हमने कहा, आप थोड़ा बहुत अभ्यास कीजिए, और जब निवेश का समय आता है तो पूरी ताकत लगा करके एक समय पर निवेश नहीं करना चाहिए। 30-40% से शुरुआत कीजिए, और जब भी गिरावट आती है बाजार में, जैसे कि हम फिलहाल देख रहे हैं, तो उसका मौके का लाभ उठा करके आप अपने निवेश में और जुड़ते जाएं। फिलहाल जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है फेडरल बैंक पर, वो करीबन 146 का, लेकिन यहाँ पर भी वही डिस्क्लोजर, बेहतर नतीजे लक्ष्य ऊपर की तरफ साथ देंगे। ठीक है, फेडरल बैंक 146 रुपए का लक्ष्य है 1 साल के लिए, और हमने देखे थे कि नतीजे भी फेडरल बैंक अच्छे आए थे, प्रॉफिट्स में 60% से ज्यादा की ग्रोथ थी। क्या आपको भी राहुल भरोसा है फेडरल बैंक पर ही, अगर हम बात करें प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में अगर शेयर चुनने की, तो पोर्टफोलियो बनाने के लिए? आई थिंक यस, ये फेडरल बैंक में मेरे ख्याल से अच्छा नंबर्स आए थे ये क्वार्टर के अंदर, और मेरे ख्याल से जिस तरह से हम देख रहे हैं ओवरऑल क्रेडिट ग्रोथ, ओवरऑल फाइनेंशियल्स के अंदर, और जिस तरह से हमारा मानना है कि ओवरऑल फाइनेंशियल शुड डू वेरी वेल। और अब दूसरा एक देखें तो ये क्वार्टर के अंदर सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के नंबर काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, और मेरे ख्याल से गाइडेंस भी मैनेजमेंट का बहुत ही अच्छा रहा है। तो मेरे ख्याल से सस्ता वैल्यूएशन फेडरल बैंक के अंदर वीजा भी बाकी सब प्राइवेट बैंक्स के साथ कंपेयर करें, तो मेरे ख्याल से 1.1 टाइम बुक पे मिल रहा है फॉरवर्ड, तो मेरे ख्याल से बहुत ही सस्ता है। और एक 2 साल और मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स की रहनी चाहिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं ग्रीन शूट्स, और जिस तरह से हम ओवरऑल पिक्चर देखने को मिल रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये फेडरल बैंक भी लिया जा सकता है, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड काफी फेवरेबल हो सकता है।
फेडरल बैंक 155 का लक्ष्य, राहुल का भी इस पर कन्विक्शन है, लेकिन बैंकिंग से जरा जाएंगे फाइनेंशियल्स की तरफ। अगर हम एनबीएफसीज की बात करें अगर गौरांग सर, तो हाल फिलहाल हमने अच्छा खासा एक्शन देखा है। आपकी कोई पसंद इस सेगमेंट में? 200 रुपए वाला टैग बस ध्यान में रखिएगा आप। ये प्रश्न मेरे लिए अभिषेक? जी सर जी। तो भारत में स्थापित एक बहुत बड़ी कंपनी है, मेरे ख्याल से, अगर मेरा अनुमान या फिर जो मेरे पास ज्ञान है उसको मैं ध्यान में लाऊं, तो 8 दशक से एक बहुत ही मजबूत और सक्षम ग्रुप L&T, लार्सन एंड टोब्रो, ये हमारे देश में स्थापित है। इनकी कई सारे बिजनेस वर्टिकल्स है। L&T एक बहुत ही बड़ा डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो L&T फाइनेंस पर खरीदारी की राय होगी हमारी। हालांकि ये स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म किया है, अगर आप तुलना करें बाकी प्रतिस्पर्धियों की इसी एनबीएफसी क्षेत्र में। लेकिन इस स्तर पर हमें लग रहा है कि जिस प्रकार का मौका है कंपनी के पास और जो मैनेजमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं देखता हूं तो मूल्यांकन के हिसाब से तो आकर्षक लगता ही है। लेकिन अगर आपको निवेश करना है, नजरिया लंबी अवधि का है, तो 125 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं L&T फाइनेंस एंड होल्डिंग पर। ठीक है, L&T फाइनेंस वैल्यूएशंस इसके आकर्षक हैं और लक्ष्य 125 रुपए 1 साल की अवधि के लिए, ये है टारगेट गौरांग सर के। लेकिन अगर हम ऑटो स्पेस में अशोक लेलैंड की बात करें राहुल, तो इसके भी वैल्यूएशंस अच्छे कहे जाते हैं, इसके आंकड़े अच्छे आते हैं, लेकिन शेयर बहुत चलता नहीं है। मेरे मन में ये है कि क्या ये भी एक बेट साबित हो सकता है अगर हम पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करें और 200 रुपए वाले फिल्टर डाल के अगर चुनना चाहें शेयर तो? आई थिंक ये क्वार्टर में हमने अगेन लास्ट 2 क्वार्टर के अंदर हमने अच्छी खासी रिकवरी देखी है सीवी साइकिल के अंदर। तो मेरे ख्याल से अगर प्योर सीवी प्ले के लिए खेलना है तो मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड एक वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक रहता है। सेकेंडली, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक्टिविटीज, जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज देखने हैं, जिस तरह से स्पेंड हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, गवर्नमेंट के हिसाब से भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से कमर्शियल व्हीकल साइकिल पूरा वापस चलेगा ऐसा लग रहा है। और जिस तरह से हमने नंबर्स भी आते हैं देखने, मंथली नंबर्स भी नंबर उनके काफी अच्छे आते हुए देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से अगेन वैल्यूएशन वाइज ठीक है मेरे ख्याल से यहाँ से, और प्लस जो हिसाब से सेटअप है उनका, तो मुझे लग रहा है कि 185 तक के लक्ष्य अशोक लेलैंड में इजीली नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, देश के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कराएं, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे पे लगेगा, वो भी सिर्फ 20 रुपया। तो जीरोधा में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए लिंक पे क्लिक करके इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए। 185 तक के टारगेट्स अगले 6 महीने में राहुल की तरफ से, ये कन्विक्शन लिस्ट में शेयर है। अशोक लेलैंड का नंबर्स लगातार इसके अच्छे हैं। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में एक दिग्गज कंपनी और काफी वक्त से भरोसा लोगों का रहा है इस पर। अब गौरांग, आपको भी पसंद है शेयर? बिल्कुल, और राहुल भाई जिस तरीके से अभी जिक्र कर रहे थे, हमारा अनुमान भी यही है। और खास करके अशोक लेलैंड इसलिए अभिषेक, क्योंकि ये एक मात्र कंपनी है जो केवल मात्र कमर्शियल व्हीकल बनाती है। लाइट, एलसीवी, एम यानी एमएचसीवी और एचसीवी यानी कि मीडियम टू हैवी कमर्शियल व्हीकल, 3 व्हीलर्स भी बनाती है ये कंपनी ऑटो रिक्शा के रूप में। पूरा समीकरण जो हमारा है और हमारी सोच समझ ये है कि एक तो आने वाले समय में स्क्रैपेज पॉलिसी की बात और घोषणा जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट के समय की थी, राज्य परिवहन हर राज्य में जो होता है वहां से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आना शुरू हो चुके हैं अशोक लेलैंड को, टाटा मोटर्स को और बाकी अन्य कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनियों को। एक जो परिवर्तन हम देख रहे हैं आइस इंजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल और आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन, तो दिल्ली में इसी साल जनवरी 2023 में अशोक लेलैंड ने बहुत बढ़िया लाइट, मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल के प्रोटोटाइप एग्जिबिट किए थे जो आने वाले भविष्य में लॉन्च होंगे, और वहां पर काफी रुचि उपभोक्ताओं ने दिखाई थी, लोगों ने दिखाई थी। 175 के ऊपर का लक्ष्य हमारा भी है अशोक लेलैंड पर लंबी अवधि के लिए। तो अशोक लेलैंड पर गौरांग का भी भरोसा है 175 के लक्ष्य के लिए। लेकिन गौरांग, आपके लिस्ट में एक वो शेयर है अब जिसमें हाल फिलहाल तो अच्छे आंकड़े आए हैं, लेकिन ये थोड़ा स्लो मूवर है, इसको लेकर थोड़ा सा शक रहता है लोगों के मन में कि अगर ले लिया तो ऐसा तो नहीं कि समय बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। गेल की हम बात कर रहे हैं, क्या ये पोर्टफोलियो का क्रिस गेल बनेगा क्या गेल, अगर इसको हम शामिल कर लेते हैं तो? क्रिस गेल जैसे व्यक्ति क्रिकेट में ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि या तो आप छक्का मार देते या तो क्लीन बोल्ड हो जाते, तो वो वहीं तक ही सीमित रखते हैं। हाँ, लेकिन गेल पर भी एक दिक्कत यह है एक्सप्लोरेशन कंपनीज की अभिषेक, के हमारे यहाँ पर जो एनईएलपी पॉलिसी पहले थी वो बहुत ही सीमित दायरे में थी,
और जिस तरीके से कुदरती भंडार हमारे देश में है, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल रिसोर्सेज की, जहां तक नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल का सवाल है, उसकी एक्सप्लोरेशन पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कमियां थी। एनएलपी एक्सप्लोरेशन पॉलिसी में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए गए, निजी कंपनियों को आकर्षित किया गया इस पॉलिसी को लेकर के, बदलाव को लेकर के। अब मेरे ख्याल से आने वाले समय में जो हमारी निर्भरता है, जो क्रूड का इंपोर्ट हम करते हैं, क्रूड ऑयल का, वो आने वाले समय में कम जाए। लेकिन ये पूरी लॉन्ग जेस्टेशन एक्टिविटी है, इसमें स्पेसिफिक फील्ड की स्टडी की जाती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो गेल पसंद आता है, ये भी सरकारी कंपनी है, 125 का लक्ष्य है, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी सरकारी कंपनी होने के आधार पर यहाँ बहुत थोड़ा बहुत बेहतर दिखाई देता है। ठीक है गेल, इसको भी आप शामिल कीजिए, रडार पर रखिए। 125 रुपए का लक्ष्य है। लेकिन अपैरल और गारमेंट वाले सेगमेंट की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि आदित्य बिरला फैशन रिटेल ने हाल में अभी टीसीएस क्लोथिंग का अधिग्रहण करने का ऐलान किया है और 195 रुपए तक ये शेयर था अपने 52 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास, अभी भी उसके पास है। तो हमने जो कैटेगरी बनाई है उस कैटेगरी में ये आ रहा है शेयर, ये एवी फैशन का। हालांकि 2023 की अगर बात करें तो 32% के नेगेटिव रिटर्न्स इसमें दिखे हैं, लेकिन क्या ये अब भाव के हिसाब से आकर्षक है, यहां से ये शेयर चलेगा? राहुल, क्या है आपकी राय? आई थिंक मेरे ख्याल से दो चीज है। एक तो एक्विजिशन इनके देखें तो एबी फैशन के कंटिन्यूसली लगातार एक्विजिशन मोड पे रहा ये स्टॉक। ये साल के अंदर भी हम देखें तो लास्ट 1 ईयर फाइनेंशियल में भी देखें तो उनका कंटिन्यूस एक्विजिशन मोड पे रहा है। सेकेंडली मेरे ख्याल से वही कारण से वो प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिला है। सेकेंड आई थिंक मेरे हिसाब से ये जो एक्विजिशन लास्ट वाला एक्विजिशन हुआ तो मेरे ख्याल से बाजार में और एनालिस्ट लोगों ने मेरे ख्याल से पॉजिटिव नहीं लिया शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। इसी कारण आप देखें तो स्टॉक मेरे ख्याल से टीसीएस क्लोजिंग के एक्विजिशन के बाद स्टॉक दर से 15% का गिरावट देखने को मिली है। और ओवरऑल रिटेल सेगमेंट की बात करें तो हम देखें कि वीजा भी बाकी सब कंपनी से भी कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से नतीजे मेरे ख्याल से थोड़े साइडवेज टू नेगेटिव ही आते हुए देखने को मिले हैं। और लास्ट 2 क्वार्टर लगातार मेरे ख्याल से नंबर्स में थोड़ा मेरे ख्याल से जो एक्सपेक्टेड था उसे कम आते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि नेक्स्ट वीक उनका रिजल्ट भी है तो ज्यादा जानने को मिलेगा, लेकिन नियर टर्म के लिए मुझे लग रहा है कि स्टॉक में कोई ज्यादा तेजी नहीं हो सकती है। अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म है तो इसके अंदर इन्वेस्ट करिए, नहीं तो मेरे ख्याल से नियर टर्म में कुछ पैसा नहीं बनेगा। इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप बहुत ही सस्ता है, तुम देखें तो बिजनेसेस वाइज अगर आपका फ्यूचरिस्टिक व्यू है तो मेरे ख्याल से होल्ड किया जा सकता है, बाय किया जा सकता है। लेकिन नियर टर्म में मेरे ख्याल से कोई फायरवर्क्स दिख नहीं रहा है एबी फैशन के अंदर। छोटी अवधि में ज्यादा उम्मीद लगा के ना चलें, बहुत नहीं चमकेगा शेयर। ये 210 का टारगेट है, लेकिन चलिए थोड़ा ना इस अवधि को बढ़ा देते हैं गौरांग सर, 1 साल कर देते हैं, फिर आपकी तरफ से क्या टारगेट होगा? तो आदित्य बिरला फैशन की अगर हम बात करते हैं अभिषेक, तो जैसे राहुल भाई जिक्र कर रहे थे और हम ये मानते हैं कि अगर आप फैशन रिटेलिंग के कारोबार में हैं तो आपके पहले कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जहां पर आपको अधिग्रहण करना बहुत जरूरी होता है, और अधिग्रहण करने के लिए आपको कभी कभी शायद जरूरत से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। और उपभोक्ता ये चाहता है, हम और आप जैसे उपभोक्ता है, कि आप एक ही छत के नीचे जाएं और वहां पर आपको सभी प्रकार के जो भी आपको चीजों की जरूरत है क्लोथिंग को लेकर के अलग अलग ब्रांड्स की, वो आपको मिल जाए, ताकि आपको 3-4 जगह पर न जाना पड़े। तो वही समीकरण यहाँ पर है अभिषेक। ज्यादा से ज्यादा ब्रांड्स इन्होंने पिछले 3 साल में अधिग्रहण किए, अभी भी इन्होंने अधिग्रहण किया, और मेरे ख्याल से आने वाले समय में और भी बड़े बड़े ब्रांड्स से अधिग्रहण करेंगे, जिससे मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लेबल हो जाएगा, एक कंपनी हो जाएगी जहां पर आपको एक ही छत के नीचे बहुत अलग अलग प्रकार के नाम के ब्रांड्स और अलग अलग प्रकार के कपड़े मिल जाएंगे। 265 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया। यहाँ पर जाने के लिए शायद 1 साल नहीं, थोड़ा बहुत समय ज्यादा लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी ये एक्सपेंशन करने के मोड में है और वहां पर हो सकता है कि खर्च ज्यादा हो, जिसके कारण बैलेंस शीट पर थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। लेकिन ओवर द नेक्स्ट 1.5-2 ईयर्स हमें लग रहा है कि एक बेहतरीन कंपनी ऊपर करके आएगी। फैशन 1 साल में 265 तक जाएगा। वक्त की थोड़ी सी कमी जरूर है राहुल, लेकिन आपके लिस्ट में क्या कुछ और शेयर ऐसे बाकी हैं जिनका चर्चा होना रह गया, आप रेकमेंड करना चाहेंगे? आई थिंक मेरे ख्याल से मोर और लेस सभी रेकमेंड हो चुके हैं। आई थिंक लेकिन एनबीएफसी स्पेस के अंदर से मैं एबी कैपिटल रेकमेंड करूंगा। ये एनबीएफसी स्पेस के अंदर से हम देखें कि लास्ट लास्ट 2 से 3 महीने के अंदर अच्छे खासे मोमेंटम मिला है, और एबी कैपिटल का लगातार लास्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग आते हुए देखने को मिला है। रीरेटिंग हो जाते फुल फ्लैज एनबीएफसी 1.8 टाइप बुक पे ट्रेड करते हुए देखा है। तो मुझे लग रहा है कि एबी कैपिटल यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो सकता है, तो 190 के लक्ष्य के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल बहुत लंबा इंतजार करा है और बहुत समय हो गया जब ये
200 रुपए के भाव के नीचे जब आया था तो खरीदने की सलाह दी जा रही थी। शेयर और नीचे चला गया, 100 के भी नीचे गया, 50 के आसपास चला गया, वहां से रिकवर करके फिर से 200 रुपए के आसपास आया और यहां से स्ट्रेंथ आगे भी दिखा सकता है। चलिए एक बार रिकैप कर देते हैं कि जो शेयर बताए हैं, क्योंकि बहुत सारे शेयर कॉमन है राहुल के लिस्ट में और गौरांग के लिस्ट में। गौरांग सर की जो लिस्ट एक बार पढ़ देते हैं। एनटीपीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गेल, अशोक लेलैंड, फेडरल बैंक, एल&टी फाइनेंस, एबी फैशन, ये गौरांग के लिस्ट के शेयर हैं और इसमें से ज्यादातर शेयर जो हैं वो राहुल के लिस्ट में भी शामिल है। लेकिन एबी कैपिटल खास तौर से जिक्र करना चाहेंगे। टाटा स्टील यहां पर भी होल्ड की रेटिंग है 115 के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा एबी फैशन, बीओबी, अशोक लेलैंड, आरईसी, पीएफसी, पावर स्पेस पर भी बुलिश हैं राहुल और फेडरल बैंक पर भी दाव लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो 200 में दमदार और ये बहुत ही दमदार शेयर। दोस्तों, देश के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा में डीमैट अकाउंट ओपन कराएं, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे पे लगेगा, वो भी सिर्फ 20 रुपया। तो जीरोधा में डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो जाइए लिंक पे क्लिक करके इंडिया का नंबर 1 ब्रोकर